हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलस। आज का टॉपिक क्या है हमारा? कैलकुलस। कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो कि आप लोग से शेयर कर लेते हैं। तो जो कैलकुलस है, जो हमारे एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 5 है, यानी 5वां चैप्टर में दिया हुआ हमारा कैलकुलस है। 5 चैप्टर से कैलकुलस स्टार्ट होता है। उससे जो पहले वाला चैप्टर है, जैसे हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, उसको हिंदी बोलते हैं संबंध और फलन। उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। उसके बाद मैट्रिक्स, उसके बाद डिटर्मिनेंट्स। यानी 4 चैप्टर है। जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए वीडियो रेगुलर अपलोड होती रहेगा, और जो स्टूडेंट हमारे पढ़ लिए हैं तो एक बार उन लोगों के लिए रिवाइज भी हो जाएगा। तो एक वीडियो हमारा चैप्टर नंबर 5 से आगे की ओर जाएगी और एक वीडियो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट होगा। ओके, अब देखिए, अब हमारा टॉपिक जो है उस टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक क्या है हमारा टॉपिक क्या है? कैलकुलस। तो कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में सीखेंगे कि कैलकुलस होते क्या है, कैलकुलस है क्या। उसके बाद सीखेंगे कैलकुलस का उत्पन्न कब हुआ, खोज कब किया गया, कैलकुलस का खोज किसने किया। उसके बाद सीखेंगे कि कैलकुलस हमारे लाइफ में क्या यूज है, कैलकुलस पढ़ करके हम लोग क्या करेंगे आगे चल करके। ये सारे बातें आप लोग को आज सिखाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो आपका क्लास 12 में कैलकुलस पढ़ना है तो कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है उसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे, और कितने नंबर का पढ़ना है ये सारे बातें इस वीडियो में बताएंगे। और उसके बाद जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ कैलकुलस होते हैं, ठीक है, जो हमारे कैलकुलस का बेसिक इन्फॉर्मेशन होते हैं वो सारे बात बताएंगे। कौन कौन से फार्मूला यूज होंगे हमारे कैलकुलस में, वो सारे चीज़ें आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलस। तो कैलकुलस का सबसे पहले सीखेंगे हिंदी क्या होता है, गणना करना। क्या होता है? कैलकुलस का हिंदी होता है गणना करना, कहीं कहीं लिखा रहता है कलन, ठीक है, तो दोनों चलेगा, ठीक है। तो हम हिंदी सीख गए कि कैलकुलस को हिंदी में बोलते हैं गणना करना, यानी कलन बोलते हैं। उसके बाद सीखेंगे कि कैलकुलस का सबसे पहले कहाँ खोज किया गया था। तो कैलकुलस का सबसे पहले खोज हमारे भारत देश में ही किया गया था। कब किया गया था? 14वीं शताब्दी में ही कर दिया गया था। लेकिन जब हमारे 14वीं शताब्दी में हमारे भारत के साइंटिस्ट ने कैलकुलस का खोज किया तो उतना हाई लेवल का खोज नहीं कर पाए। इसके कारण कैलकुलस का कोई ज़्यादा क्षेत्र नहीं बना, पूरा वर्ल्ड वाइड में फेमस नहीं हुआ। लेकिन कुछ वर्ष बीतने के बाद 17वीं शताब्दी में जब न्यूटन और लेमनिज ने 17वीं शताब्दी में कैलकुलस का फिर से उत्पन्न किए, और उस कैलकुलस को बहुत हमारे उच्च लेवल पर लेकर गए, और पूरे वर्ल्ड वाइड में आज हम लोग को कैलकुलस पढ़ना पड़ता है। जब उन्होंने लेमनिज और न्यूटन ने जब कैलकुलस का खोज किया तो उसके बाद हम लोग को बहुत सारा हेल्प मिला हमारे कैलकुलस से। अब हम सीखेंगे सबसे पहले कैलकुलस है क्या, कैलकुलस का परिभाषा क्या होता है। तो सबसे पहले चलिए हम कैलकुलस का आप लोग को परिभाषा दिखाते हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक आता है आप लोगों का कि कैलकुलस किसे कहते हैं, ठीक है। मन में आपको आता होगा कैलकुलस है क्या, कैलकुलस क्या है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गणना या कलन बोलते हैं। तो देखिए, कैलकुलस का परिभाषा होता है, कैलकुलस गणित की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत परिवर्तनशील राशियों में होने वाले परिवर्तन की दर को कैलकुलस यानी कलन कहते हैं, कैलकुलस कहते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका डिफिनेशन कि कैलकुलस किसे कहते हैं, कैलकुलस क्या है। तो कैलकुलस गणित की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत परिवर्तनशील राशियों में होने वाले परिवर्तन की दर को कैलकुलस कहते हैं। इसका डिफिनेशन का मतलब है कि जो परिवर्तनशील राशि रहेगा उसमें परिवर्तन करेगा। जैसे हम ले लेते हैं
कि मान लो आपका कार है, कार जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो कार जब आपने स्टार्ट किया तो आप कार को रेस में लेकर जाएंगे। ओके, रेस में लेकर जाएंगे तो अब उस कार को आप रोकना भी स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? आप रोकना भी स्टार्ट करेंगे। जब आप रोकेंगे तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं आप? परिवर्तनशील, गाड़ी मतलब जा रही है तो परिवर्तनशील है, और उसमें जब आप ब्रेक मारते हैं तो उसमें क्या कर रहा है? उसमें भी आप परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे मान लो एक गाड़ी जा रही है, ठीक है, कार जा रही है, और उस कार में क्या कर रहे हैं? फिर परिवर्तन कर रहे हैं। क्या परिवर्तन कर रहे हैं? उसको रोक रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ? परिवर्तनशील राशियों में आप परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कैलकुलस बोलेंगे। ओके, अब तो हम डिफिनेशन सीखे और हमारे दैनिक लाइफ में क्या यूज है उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उसको बताएंगे तो और मज़ा भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो देखिए, और जो हमारा परिवर्तन, अब परिवर्तन का जो बात है, जो हमारा परिवर्तन होगा हो सकता है प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी तो प्लस में जाएगी, जब उसको ब्रेक मारा जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगी। तो परिवर्तन कैसा होगा? प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं और हम देखेंगे कि कैलकुलस का क्या यूज है। जैसे आपका एक फार्मूला आप जानते होंगे, ये फार्मूला आपको अच्छे से पता होगा कि दूरी बराबर, आपको पता होगा दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। ये आप बहुत पहले से ही फार्मूला याद करके रखे हैं कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। ये दूरी बराबर चाल गुना समय कब यूज होता है? जब कांस्टेंट राशि हो, मतलब कि स्थिर हो, मतलब ये मतलब परिवर्तन में नहीं हो कोई भी वस्तु, तब हम दूरी इक्वल टू चाल गुणे समय का यूज करते हैं। लेकिन जब हम कोई हमारे पृथ्वी से कोई ग्रह पर रॉकेट छोड़ते हैं तो उस समय जब दूरी बताना होगा तो हमारा दूरी इक्वल टू चाल गुणा जो समय है, ये फार्मूला जो होता है फेल कर जाता है। समझ गए? ये जो आपका दूरी इक्वल टू चाल गुणा जो समय है, ये जो फार्मूला है आपका फेल कर जाता है, वहाँ पर आप दूरी नहीं निकाल पाते हैं। तो उस समय क्या करते हैं? हम कैलकुलस का यूज करते हैं, तभी हमारा दूरी फाइंड हो पाता है, यानी फाइंड हम निकाल पाते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल पाते हैं। और हम आपको बताते हैं कि कैलकुलस का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो कैलकुलस का उपयोग हमारे भौतिक विज्ञान, जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ भी आपको कैलकुलस पढ़ना होता है, तो भौतिक विज्ञान में भी यूज होता है, हमारा कंप्यूटर साइंस में भी होता है। जब इंजीनियरिंग करने जाते हैं तो वहाँ भी कैलकुलस की आवश्यकता पड़ती है, सांख्यिकी में आवश्यकता पड़ती है, अर्थशास्त्र में पड़ती है, मतलब बहुत सारे और जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग देखिए कहाँ होता है कि मान लो कि कहीं भी किसी चीज़ का डिजाइन करना है, जहाँ भी किसी भी चीज़ का डिजाइन करने में समस्या आती है या न्यू मॉडल बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो हमारा कैलकुलस का यूज किया जाता है। जैसे मान लो कि आप लोग जीन्स पहनते हैं, ठीक है, तो उस जीन्स में पहले भी जीन्स आता था, ठीक है ना। जैसे देखिए परिवर्तनशील राशियों में परिवर्तन, तो जीन्स तो पहले भी आता था और आज भी आ रहा है, लेकिन परिवर्तन क्या हो रहा है? परिवर्तनशील राशियों में परिवर्तन क्या हुआ? जैसे मान लो कि पहले भी जीन्स आता था और आज भी जीन्स आ रहा है, तो आज के जीन्स में क्या हो रहा है? कहीं कहीं फटा दिख रहा है। तो परिवर्तनशील राशि में क्या होता जा रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो किसका उपयोग है? कैलकुलस का उपयोग करके ऐसे ही सारे चीज़ों को किया जाता है। ठीक है, देखिए इसका मेन पॉइंट क्या है, जहाँ भी परिवर्तन की दर को गणना करनी हो तो वहाँ पर हमारा कैलकुलस का उपयोग किया जाता है। मतलब कि जहाँ भी परिवर्तन की दर को गणना किया जाए, मतलब कि परिवर्तन के दर को कहने का मतलब है कि कोई मान लो ए आज मार्कर है, इस मार्कर को आगे चल करके और इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाएगा, तो किसका उपयोग है? हमारे कैलकुलस का ही उपयोग है। ठीक है, जब हमारा कैलकुलस का खोज नहीं किया गया था तो बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आती थी। ठीक है, तो हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर कि कैलकुलस। तो कैलकुलस को अब चलते हैं दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, हम ज़्यादा इतिहास में नहीं जाएंगे। ठीक है, हम आए हैं मैथ पढ़ाने, तो कैलकुलस को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक होता है अवकलन और एक होता है समाकलन। तो चलिए हम इस टॉपिक पर बात करते हैं कि कैलकुलस को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन? अवकलन और समाकलन। तो देखिए कैलकुलस के प्रकार, तो कैलकुलस के कितने प्रकार होते हैं? दो। कौन कौन? एक होता है अवकलन और एक होता है समाकलन। ये दो भागों में बटा गया है। कैलकुलस को दो भागों में, अवकलन और एक समाकलन। अब देखिए बात आता है सबसे पहले अवकलन पर। तो अवकलन का खोज किसने किया था? देखिए, तो अवकलन का खोज न्यूटन ने किया था और समाकलन का खोज लेibniz ने किया था। ये हमारा अवकलन और समाकलन कैलकुलस के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है,
किसी एक के बिना हमारा कैलकुलस जो है बहुत ही अधूरा लगता है। इसलिए कैलकुलस का श्रेय हमारे न्यूटन और लेबनिज दोनों को श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने क्लास 12 में आते हैं। हम ज़्यादा उधर डिटेल में नहीं जाएंगे, हम अपने काम पर आते हैं। ठीक है, तो देखिए अब जो हमारा क्लास 12 है इसके बारे में सीखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो क्लास 12 में अभी हम क्या पढ़ रहे थे, टॉपिक था कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस। अब कैलकुलस पढ़ना है तो कैलकुलस में कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट। कौन कौन, इसको पहले सीख लो। ठीक है, कैलकुलस में 2 पार्ट हैं, कौन कौन से? तो कैलकुलस में 2 पार्ट, तो फर्स्ट है डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, और सेकंड है इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, ये 2 टॉपिक है हमारे कैलकुलस का, 2 पार्ट, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस। अब डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या पढ़ना है और इंटीग्रल कैलकुलस में क्या पढ़ना है इसके बारे में सिखाते हैं। हम इसको हटा करके इसको ऊपर लिखने की कोशिश करते हैं ताकि हम सारे चैप्टर का नाम यहाँ पर लिख लें। ठीक है, इसको हटाते हैं। चलिए क्लास 12 कैलकुलस का 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन? डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। अब देखिए जो हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और हमारा इंटीग्रल कैलकुलस है इनमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, आपको बारीकी से इसको समझाते हैं। ठीक है, और डिफरेंशियल कैलकुलस का इसका मतलब हिंदी में लिखते हैं, इसका नाम है अवकलन, और इसका हिंदी में क्या नाम है इसको लिख देते हैं, इसको बोलते हैं समाकलन। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लेकर चलेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए और आप लोग इंग्लिश भी सीखें। ठीक है, आजकल इंग्लिश का ज़्यादा ज़माना है। अब देखिए तो अवकलन में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं इसको सीखेंगे। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, और इसका सेकेंड चैप्टर है डिफरेंशिएशन, और इसका थर्ड है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, यही हमारा अवकलन में यानी डिफरेंशियल कैलकुलस में 3 चैप्टर पढ़ने हैं। कंटिन्यूटी पढ़ना है, डिफरेंशिएशन पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ना है। ये हमारे 3 चैप्टर हैं, यही 3 चैप्टर पढ़ना है अवकलन में। और इसके बारे में जब हम कंटिन्यूटी पढ़ाएंगे तो इसके बारे में अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप इतना ही सीखिए कि कौन कौन से अवकलन में पढ़ना है। तो कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इसके बारे में जब इसका टॉपिक स्टार्ट होगा तो वहाँ पर इसके बारे में डिस्कस अच्छे से किया जाएगा। अब देखिए समाकलन में कौन कौन सा टॉपिक है। इसका फर्स्ट है इंटीग्रेशन, और इसका सेकेंड है डिफिनिट इंटीग्रेशन एंड प्रॉपर्टीज, इसका जो प्रॉपर्टीज यानी गुण होगा उसके बारे में पढ़ना है। और इसका थर्ड है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसका फोर्थ है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसमें 4 चैप्टर है। अब देखिए जो हमारा क्लास 12 था एक कैलकुलस चैप्टर था। कैलकुलस को हिंदी में कलन बोलते हैं, गणना करना बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन से कैलकुलस में चैप्टर हैं, एक अवकलन और एक समाकलन। इंटीग्रल कैलकुलस मतलब समाकलन और डिफरेंशियल कैलकुलस मतलब अवकलन। इसमें कितने चैप्टर हैं? 3 चैप्टर, और समाकलन में कितने हैं? 4 चैप्टर। और ये जो चैप्टर हैं 3 और इसमें 4 है, 7 चैप्टर हैं। और 7 चैप्टर को देखो ये कितने मार्क्स का पूछा जाता है, आपको ये भी बात बताते हैं। तो जो हमारा ये अवकलन दिख रहा है ये आपको 22 मार्क्स यानी 22 नंबर का पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, और जो समाकलन है ये समाकलन हमारा 23 नंबर का पूछा जाता है। तो दोनों को ऐड कर लो, 22 और 23 कितना हो गए? 3 2 5, 2 2 4 1 5, यानी 45 नंबर के पूछे जाते हैं। ऐसे हमारे सिलेबस में 44 नंबर दिया जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से 44 से 50 नंबर तक इसका कैलकुलस से सिर्फ पूछा जाता है। तो आप लोग को कैलकुलस बहुत ही अच्छा करना होगा, मजबूत करना होगा, तभी हमारा ये जो नंबर है
45 यानी 45 नंबर तभी प्राप्त हो सकता है। अब हम देखिए आपको बताएंगे, अब देखिए जो हमारे सारे जो चैप्टर दिख रहे हैं, जैसे इसमें 3 चैप्टर और इसमें 4 चैप्टर, इसके बारे में जब चैप्टर स्टार्ट होगा वहाँ पर इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि कैलकुलस का बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा हम सीख लेते हैं। तो चलिए हम कैलकुलस का बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस। हमारे कैलकुलस का बेसिक कंसेप्ट क्या है इसके बारे में सीख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत कम ही जगह मिलता है। ठीक है, इसलिए आप लोग बता रहे हैं कि बेसिक कंसेप्ट बहुत कम जगह मिलता है। ठीक है, और ये कैलकुलस का बेसिक कंसेप्ट है। ऐसे तो लगेगा कि आपको नहीं ज़रूरत है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इसको ज़रूरत है। आप देखते रहना क्वेश्चन जब किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या इसका बेसिक कंसेप्ट ऑफ कैलकुलस। पहले हम चलते हैं टाइप 1 में। ठीक है, तो टाइप 1 में क्या है, जैसा कि आप लोग पढ़े हैं, ऐसा क्या पढ़े हैं आप, पूर्णांक के बारे में पढ़े हैं। यहाँ होता है 0 और राइट तरफ जाएंगे तो प्लस इन्फिनाइट तक जाएगा और लेफ्ट आएंगे तो माइनस इन्फिनाइट तक आएगा। ओके, अब देखो अब क्या होता है, यहाँ पर आपको एक 0 का परिभाषा बनेगा कि 0 किसे कहते हैं। ठीक है, 0 का परिभाषा क्या होता है पहले सीख लीजिए। जो 0 होता है उसका परिभाषा होगा कि 0 एक पूर्णांक, 0 एक पूर्णांक होता है जो कि न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। इसका परिभाषा क्या होता है कि 0 एक पूर्णांक होता है जो कि न धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। उसे क्या बोलेंगे हम, 0 यानी 0 बोलेंगे। ये 0 का परिभाषा होगा। उसके बाद देखिए हम सीखेंगे इसका प्रॉपर्टीज यानी गुण। किसका, इन्फिनाइट, 0 और इन्फिनाइट का। ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, गुण क्या होता है, उसके बारे में सीखते हैं। इसका प्रॉपर्टीज सीख लेते हैं। ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए फर्स्ट इसका प्रॉपर्टीज है कि 0 में कोई संख्या जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए। 0 में कोई संख्या, यहाँ पर लिख लेते हैं, 0 में कोई संख्या आप जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, आपको क्या मिलने वाला है, कोई संख्या ही मिलेगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल सीख लीजिए। जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल कि मान लो 0 है और इसमें हम 7 जोड़ दे रहे हैं, तो 0 और 7 क्या होगा, 7 ही होगा। मान लो 0 है और इसमें हम 7 माइनस कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, -7 मिलेगा। तब प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि 0 में कोई संख्या जोड़ दो या घटा दो तो क्या होगा, वो कोई संख्या ही मिलेगा। ओके, उसके बाद सेकेंड इसका है प्रॉपर्टीज कि 0 में कोई संख्या से गुना कर दिया जाए। 0 में कोई संख्या से जब गुना कर दिया जाएगा तो 0 होगा। ये आप बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये कहाँ से आया है, हमारे कैलकुलस से भी ये भी आया है। लेकिन आप लोग बहुत पहले से, बहुत छोटे थे तभी से पढ़ते आ रहे हैं कि 0 में कोई संख्या से गुना करेंगे तो क्या होता है, 0। ये कहाँ से आया था, हमारे कैलकुलस जब खोज हुआ तभी आया था। ठीक है, उसके बाद आता है इसका थर्ड प्रॉपर्टीज। थर्ड इसका प्रॉपर्टीज है कि 0 में कोई संख्या से भाग दे दीजिए। 0 में कोई संख्या से जब भाग देंगे तो क्या होगा, 0 होता है। ये तो जानते हैं, ये भी बहुत पहले से ही आप लोग। उसके बाद आता है कि कोई संख्या में 0 से भाग दिया जाए तो क्या होता है, इन्फिनाइट मिलता है। ठीक है, ये सब बातें आप लोग याद रखिए कि कोई संख्या में 0 से भाग दे दिया जाएगा तो क्या मिलेगा, इन्फिनाइट होगा। उसके बाद इसका प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है कि 0 के पावर में देखो, 0 के पावर धन संख्या हो। ठीक है, तो 0 का पावर धन संख्या जब हो तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। उसके बाद जब 0 के पावर ऋण संख्या, ऋण मतलब माइनस वाला, 0 के पावर जब ऋण संख्या मिलेगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, और इसका प्रॉपर्टीज है, देखते हैं यहाँ पर देख लीजिए। इसका प्रॉपर्टीज नंबर 7, प्रॉपर्टी 7 कहता है कि किसी संख्या के पावर, मान लो किसी संख्या के पावर क्या है, 0,
तो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि किसी संख्या का पावर 0 हो तो क्या होता है, 1 होता है। तो जो बात है, जो प्रॉपर्टीज है, ये सारे कहाँ से आए हैं, कैलकुलस से आए हैं। तो कुछ बातें आप लोग पहले से ही जानते हैं क्लास 5-7 से ही, लेकिन आज हम सीखे कि जो पढ़े हैं वो कहाँ से आया है, सब कैलकुलस से ही आया है। ठीक है, और हम इसका देखेंगे टाइप 2 में। चलिए टाइप 2 भी देख लेते हैं। आप देखिए टाइप 2 में, टाइप 2 क्या है, अपरिभाषित। अपरिभाषित जिसको बोलते हैं हम लोग इनफाइनाइट। अपरिभाषित कहने का मतलब क्या है, ठीक है, अपरिभाषित कहने का मतलब क्या है। तो अभी हमारे पूरे वर्ल्ड में 7 ऐसे साइन हैं जो अभी तक खोज नहीं हो पाया है। कौन कौन से हैं, देखो, एक है हमारा 0/0 कि 0/0 को जब भाग दिया जाएगा तो क्या मिलेगा, अभी इसका खोज नहीं हो पाया है। ठीक है, हमारे गणित में 7 ऐसे साइन हैं जिनको खोज नहीं किया गया है। बहुत सारे साइंटिस्ट इस पर लगे हैं कि उसका 0/0 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, अभी इस पर साइंटिस्ट लगे हुए हैं। और इसका दूसरा है, और आपका दूसरा है कि 0 में इन्फिनाइट से मल्टीपल यानी गुना कर दिया जाएगा तो क्या होगा। ऐसे तब जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 होगा, लेकिन यहाँ पर 0 में अपरिभाषित संख्या से जब मल्टीपल कर दिया जाएगा तो क्या होगा, इसका भी खोज नहीं किया गया है। और तीसरा है इसका 0 के पावर 0, अभी इसका भी खोज नहीं किया गया है। चौथा है इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट, इसको इन्फिनाइट को भागा देंगे इन्फिनाइट से तो इसका भी अभी खोज नहीं किया गया है। और पांचवा है 1 के पावर इन्फिनाइट, ये भी इसका इन्फिनाइट, अभी भी इसका खोज नहीं किया गया है। छठवा है इन्फिनाइट में से इन्फिनाइट को माइनस कर दिया जाए, जब इन्फिनाइट में से इन्फिनाइट को माइनस कर दिया जाएगा, इसको भी अभी खोज नहीं किया गया है। और लास्ट 7वां है कि इन्फिनाइट के पावर 0, इन्फिनाइट के पावर 0, अभी इसका भी खोज नहीं किया गया है। तो हमारे गणित में 7 अभी ऐसे साइन हैं जिनको अभी खोज नहीं किया गया है, अभी इस खोज करना बाकी है। ठीक है, अब हम देखिए इसका प्रॉपर्टीज और क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसका भी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज मतलब गुण होता है। ठीक है, इसके बारे में हम सीख लेते हैं। पहला इसका प्रॉपर्टीज है कि इन्फिनाइट में कोई संख्या प्लस करे या माइनस आए, इन्फिनाइट में कोई संख्या को प्लस करिए या माइनस करिए तो क्या होगा, आपका इन्फिनाइट ही होगा। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड है कि इन्फिनाइट में कोई संख्या से मल्टीपल कर दें, इन्फिनाइट में कोई संख्या से यदि गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, हमारा इन्फिनाइट ही मिलेगा। और इसका तीसरा है कि इन्फिनाइट में कोई संख्या से भाग दे देंगे तो क्या मिलेगा, इन्फिनाइट ही मिलेगा। और इसका चौथा प्रॉपर्टी यानी गुण है कि कोई संख्या बाटा इन्फिनाइट है तो क्या होगा, 0। याद रखिएगा, कोई संख्या के बाटा यदि इन्फिनाइट से भाग देना हो तो क्या हो जाता है, हमारा 0 हो जाता है। और इसका पांचवा है कि इन्फिनाइट के पावर धन संख्या, मान लो इन्फिनाइट के पावर क्या है, कोई धन संख्या है तो क्या मिलेगा, हमारा इन्फिनाइट मिलेगा। छठवा है कि इन्फिनाइट के पावर ऋण संख्या, इन्फिनाइट के पावर क्या है, ऋण संख्या, तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0। ये सारे हमारे कैलकुलस का बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, कहाँ किसका यूज आ जाएगा कोई ठीक नहीं है, यदि आप लोग सीखे रहेंगे तभी काम आएगा। हमारे क्लास 12 में तो बहुत कम यूज है, लेकिन यदि आप और आगे जाइएगा तो वहाँ पर इसका बहुत यूज होता है। ठीक है, अब जब आपका टाइप 3 है मापांक का गुण, तो मापांक का गुण हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे। आपका जो एक्सरसाइज 5.1 है तो उस चैप्टर को जब पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे तो वहाँ पर उसका जो बेसिक है मापांक के गुण के, उसके बारे में समझा देंगे। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, अब हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग को बेसिक कंसेप्ट ऑफ कैलकुलस समझ में आया होगा, और कैलकुलस क्यों पढ़ते हैं इसके बारे में समझाएं, और कैलकुलस का खोज किसने किया, कब किया, ये सारी बातें आप लोग को समझाए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग को समझ में आया होगा। और जाते जाते एक बात बता दें कि जो भी हमारे स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं, ठीक है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 8383896119 पर मैसेज करके वो पहले हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाए, ताकि आप लोग को जो भी इन्फॉर्मेशन हो, जो भी आपको सूचना हो, आपको जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है,
तो जल्द से जल्द आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो जाइए ताकि आप लोग को हर सूचना पहुंच सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।